अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर में हम बात करेंगे 1857 से 1947 के जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर फेज़ था उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारे पास टाइम पीरियड है 1858 से 1947 तक, इसको हम चार फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ जो है वो 1858 से 1905 तक है, जिसमें हिंदूज़ और ब्रिटिशर्स जो हैं वो आपस में हाथ मिलाते हैं और देवर अगेंस्ट मुस्लिम्स। सेकंड फेज़ जो है 1905 से 1930 तक है, जब ब्रिटिशर्स और मुस्लिम एक दूसरे जो है वो क्लोज होते हैं एंड द हिंदूज़ वर अगेंस्ट दैम। थर्ड फेज़ जो है वो 1913 टू 1928 है, जब मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ जो हैं वो दे शेक हैंड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और फोर्थ फेज़ हमारे पास जो है 1928 से 1947 तक है, जब ब्रिटिशर्स, हिंदूज़ एंड मुस्लिम तीनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट थी। फर्स्ट फेज़ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट फेज़ जो है 1858 से 1905 तक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब 1859 के स्टार्ट में जो है वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड होती है, तो हिंदूज़ चूँकि वो इस चीज़ को समझते थे कि ब्रिटिशर्स ने अब कब्ज़ा कर लिया, तो ब्रिटिशर्स की जो हैं पॉलिसीज़ हैं वो जो अगेंस्ट द लोकल्स वो बहुत हार्श हो जाएंगी। तो हिंदू जो हैं वो ब्रिटिशर्स के से क्लोज हो जाते हैं और जो हैं वो इस तरह से यकीन दिलाते हैं उनको कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस में सारा कसूर जो था वो मुसलमानों का था। तो हम ये देखते हैं कि इसका इन जो है इन मुसलमानों के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। यहीं पे जो है एक्ट ऑफ इंडिया 1855 58 जो है वो पास होता है, जिसमें इंडिया को डायरेक्टली जो है ब्रिटिश क्राउन की कॉलोनी करार दे दिया जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि चूँकि मुसलमानों की हालत उस वक्त बहुत बुरी थी, तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है अलीगढ़ से एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसको हम अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से याद रखते हैं। और मुसलमानों की हालत में बेहतरी के लिए जो है वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स करते हैं। उनकी एजुकेशनल सर्विसेज हैं, उनकी जो है वो पॉलिटिकल सर्विसेज हैं, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम्स वर नॉट द ओनली सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये वो जो है मुसलमानों को भी ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को जो है वो ब्रिटिशर्स के क्लोज आना पड़ेगा, ताकि उनकी जो मुसलमान हैं वो ब्रिटिशर्स की हार्श पॉलिसीज़ के का शिकार ना हो सके। इंडियन नेशनल काउंसिल एक्ट जो है 1861 में जो है वो पास किया जाता है, जिसमें इंडिया की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है, बट देयर वाज नो इंडियन इन दैट काउंसिल। उसमें कोई भी इंडियन लोकल्स जो था वो उसका मेंबर नहीं था। इसमें जो इस दौर का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट वाक़या है, इवेंट है, वो 1865 67 का उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है। जब जो है वो 1867 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि लोअर कोर्ट्स के अंदर उर्दू की को हिंदी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर जो है वो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। उसमें दंगा फसाद भी हुए मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान ज़ुबान को लेके। और इसी वाक़े के रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो क्लियर कट वर्ड्स में एक टू नेशन थेरी जो है वो देते हैं कि मुसलमान हिंदुओं के अंदर इंडिया के अंदर जो है वो दो कौमें आबाद हैं, मुसलमान और हिंदू, और वो कभी भी एक नहीं हो सकते। तो चूँकि इससे पहले हम ये देखते थे कि इन लोकल इंडियंस को एक ही नेशन के तौर पे जो है वो समझा जाता था। अब 1885 में जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद A.O. ह्यूम रखते हैं, और उस वक़्त जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखने का जो मकसद था वो था कि लोकल इंडियंस को एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना। उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। उनको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना, उनको जो है वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देना। लेकिन हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो उस वक़्त मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने से रोक देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि मुसलमानों को जो है वो पहले अपनी तालीमी मैदान को फोकस करना चाहिए, और वो उनको जो है पहले एजुकेशनल डेवलपमेंट की तरफ आना चाहिए, ताकि वो हिंदुओं और ब्रिटिशर्स के मुकाबल जो हैं वो उनके बराबर हो सके। इसलिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल होने से रोक देते हैं। इसमें हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो है वो पेश किया जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पास किया जाता है, और इसमें पहली दफ़ा इंडियन काउंसिल के अंदर, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लोकल इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। और लेकिन हम ये देखते हैं कि लोकल इंडियंस को जो रिप्रेजेंटेशन दी जाती है वो इलेक्शन से या फिर मेरिट पे नहीं दी जाती, बल्कि
डिफरेंट बॉडीज़ जैसे म्यूनिसिपल कम्युनिटी, जैसे सिटी कम्युनिटी जो है वो जो इन रिप्रेजेंटेटर्स को के जो नाम थे वो तजवीज़ करती थी। सेकंड फेज़ हमारे पास जो है इस दौर का वो शुरू होता है 1905 से 1913 तक, जब ब्रिटिशर्स और मुस्लिम्स एक दूसरे के क्लोज़ होते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है वो पॉलिसीज़ ऐसी थी कि मुसलमान जो है वो मुसलमानों के फेवर में थी, एंड हिंदूज़ वर अगेंस्ट दैट पॉलिसीज़ एंड दैट द क्लोजनेस ऑफ ब्रिटिशर्स एंड मुस्लिम्स। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी वो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी, जो कि 1905 में होती है। चूँकि बंगाल उस वक्त एक बहुत बड़ा सूबा था, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। लेकिन जो हिंदुओं का इसके मुसलमान तो ज़ाहिर है इस तकसीम से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ईस्ट बंगाल के अंदर मुसलमानों को एक जो है अक्सरियत मिल जाती है, मेजॉरिटी मिल जाती है, और वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा जो है मुसलमानों के लिए फेवरेबल थी। लेकिन इस तरह से होता है, चूँकि जब बंगाल एक सूबा था तो उस वहाँ पे हिंदुओं की इजारादारी थी, तो हिंदुओं की चूँकि वहाँ पे इजारादारी को जो है वो ठेस पहुँचती है, तो हिंदूज़ वर अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और वो इसके ऊपर बहुत सिवियर रिएक्शन देते हैं, दंगा फसाद होते हैं। जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है वो उसकी बाइकआउट कर देते हैं, ट्रेड का बाइकआउट कर देते हैं, हर चीज़ का जो है वो बाइकआउट कर देते हैं। तो इसी रिएक्शन के नतीजे में बाद में हम देखते हैं कि 1911 को पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस ले लिया जाता है और बंगाल को दोबारा से एक ही सूबा बना दिया जाता है। यहीं पे जो है चूँकि बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल पहला ऐसा इवेंट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर मुसलमानों के फेवर में था, और जब मुसलमानों ने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस तरह के कोई भी इवेंट, जो कोई भी स्टेप जो मुसलमानों के फेवर में हो उसके खिलाफ जाती है, तो उन्होंने ये देखा, सोचा कि उनके पास अपनी एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में 1906 में सर आगा खान की क़यादत में एक वफ़द शिमला के नाम के मुकाम पर वायसराय से मिला, और उन्होंने जो है वो अपने मुतालबात जो हैं वायसराय के आगे रखे, और उन्होंने ये कहा कि उनको सेपरेट इलेक्शंस का हक़ दिया जाए। तो ये वफ़द जो है वो किसी हद तक कामयाब भी रहा। वायसराय ने ये मुसलमानों को यकीन दिलाया कि उनकी डिमांड्स के ऊपर जो है वो गौर किया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि इस वफ़द की कामयाबी के बाद मुसलमानों को यकीन हो गया कि वो अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए ख़ुद लड़ सकते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि अलीगढ़ मूवमेंट का हिस्सा थी, अलीगढ़ मूवमेंट पे जो है वो हम एक सेपरेट लेक्चर जो है वो करेंगे, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है, इसलिए अभी हमने उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया। तो अलीगढ़ मूवमेंट का एक हिस्सा थे मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, उसके प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद 1906 में रखी गई। दिसंबर 1906 में ढाका के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई, एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल बॉडी, फर्स्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। इसी दौर में हम देखते हैं 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स होती हैं, और जो है इसमें जो मुसलमानों को फ़र्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो है सेपरेट इलेक्शंस का हक़ दिया जाता है। अब ये हिंदूज़ चूँकि इसके भी ख़िलाफ़ थे, अगर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शंस का हक़ मिल गया तो ये चीज़ तो जो है वो मुसलमानों के हिंदुओं के जो है वो फेवर में नहीं रहेगी, उनकी इजारादारी को नुकसान है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये फेज़ जो था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स और मुस्लिम्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज थे, और हिंदूज़ वर अगेंस्ट दैम। और ये ही वो फेज़ था जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कांग्रेस का हिस्सा थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थे। थर्ड फेज़ जो हमारे पास स्टार्ट होता है 1913 से 1928 तक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ जो हैं दे शेक हैंड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। 1930 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं, और उन्हीं की कोशिशों से लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है। और ये जो है लखनऊ पैक्ट जो है, ये हमें पता है सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, जहाँ पे जो है मुस्लिम और हिंदुओं के दरमियान ये पहला एक इत्तेहाद होता है, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुस्लिम जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्शंस का हक़ को तस्लीम कर लेते हैं। ये जो लखनऊ पैक्ट 1916 था, इसकी जो ये जो कायद-ए-आज़म की कोशिशों से हुआ, उस वक़्त कायद-ए-आज़म का ये ख़्याल था कि हिंदुओं और मुसलमानों को जो है वो मिल के ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना चाहिए, ताकि इंडिया जो है वो मुत्तहदा हिंदुस्तान जो है वो फ्री हो सके।
तो इसलिए उनकी कोशिशों से चूँकि लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, तो उनको 1916 में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद सफ़ीर का भी टाइटल दिया गया। यहीं पे हम देखते हैं कि चूँकि पहली जंग अज़ीम स्टार्ट होती है और उसमें तुर्की जो है उस वक़्त, जो कि खिलाफत थी, खिलाफत उस्मानिया, तुर्की जो है वो जर्मनी का साथ देता है और हमें नज़र आता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो फ़ातेह होंगे और जर्मनी ये जंग हार जाएगा। तो एक ख़तरा मुसलमानों को, इंडियन मुसलमानों को ये होता है कि अपनी जो है ये जंग जीतने के बाद, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें इंडिया के लोग भी लड़ रहे थे, तो जंग जीतने के बाद जो है वो ब्रिटिशर्स जो हैं वो तुर्की को की खिलाफत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस खिलाफत को बचाने के लिए जो है 1919 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर की क़यादत में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है, जो कि 1924 तक जो है वो कायम रहती है। और खिलाफत मूवमेंट जो है वो पहली ऐसी कामयाब मुसलमानों की मूवमेंट थी जो कि ऑल ओवर द इंडिया जो है वो पहुंची और तमाम इंडिया के मुसलमानों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये खिलाफत मूवमेंट का जो मकसद था वो तो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे ये मुतालबा रखना कि तुर्की को जो है वो तकसीम नहीं किया जाएगा, उसकी खिलाफत को बरकरार रखा जाएगा। और चूँकि मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात खिलाफत उस्मानिया के अंडर थे, तो ये कहा गया कि उनसे जो है वो वहाँ की जो मुक़द्दस मकामात हैं वो नहीं छीने जाएंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि 1924 में जब मुस्तफ़ा कमाल जो है वो खिलाफत का ही ख़ात्मा कर देते हैं, तो ये जो खिलाफत मूवमेंट थी, जो कि उसका मकसद ही ख़त्म हो गया था, तो वो जो मूवमेंट है हमारे पास वो ख़त्म हो जाती है। अब खिलाफत मूवमेंट बज़ाते ख़ुद एक बहुत जो है डिटेल टॉपिक है, इस पे भी हम जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अलहदा से डिस्कशन कर सकें। 1927 में साइमन कमीशन जो है वो बनाया जाता है, चूँकि मुसलमान और जो हिंदूज़ थे वो ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ थे, तो ब्रिटिशर्स ने एक नया इंडिया के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए साइमन कमीशन 1927 को भेजा और उन्होंने ये जो है एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की। लेकिन हम ये देखते हैं कि साइमन कमीशन जो है वो फ़ेल हो जाता है। यहीं पे 1928 को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें मुस्लिम लीग, जितनी भी इंडिया की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो शिरकत करती हैं, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और बाकी सारी पार्टीज़ भी। और यहीं पे हम देखते हैं कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है, और नेहरू रिपोर्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अंदर आखिरी के ताबूत में आखिरी कील साबित होती है। और उसी के साथ चूँकि वो नेहरू रिपोर्ट जो थी वो हिंदू नवाज थी, उसमें सारे फ़ायदे हिंदुओं को जा रहे थे और मुसलमानों को वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो हम ये देखते हैं कि इसी के साथ ही हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है का फ़ेज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फोर्थ फेज़ हमारे पास 1928 से 1947 तक चलता है, जहाँ पे इंडिया के अंदर 3 पार्टीज़ बन जाती हैं, ब्रिटिशर्स, मुस्लिम्स और हिंदूज़। इसमें जो है 1929 को पहली दफ़ा फुल इंडिपेंडेंस का जो है, यानी कि इंडिया को मुकम्मल तौर पे आज़ाद करने का मुतालबा किया जाता है, और ये मुतालबा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से किया जाता है। उनका ये मौक़िफ़ था कि इंडिया को जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ से निकल जाएँ और इंडिया को आज़ाद कर दें, और उसके बाद इंडिया की जो फ़ेट है वो उसका डिसाइड हम लोग खुद कर लेंगे। 1930 में हम ये देखते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं इलाहाबाद के मुकाम पर मुस्लिम लीग के जो सेशन होता है उसमें उनका सदारती खुतबा, उसमें वो पहली दफ़ा ये मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों के लिए, जितने भी मुसलमानों के इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, उनको मिला के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बना दिया जाए। तो पहली दफ़ा जो मुसलमानों के लिए सेपरेट होमलैंड का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से इलाहाबाद 1930 अल्लामा मोहम्मद इकबाल देते हैं, इसीलिए हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जो है वो मुसव्वरे पाकिस्तान के नाम से भी याद करते हैं। फिर इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 1927 टू 1930 हमें देखते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं लंदन में, और 3 कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और तीनों ही फ़ेल हो जाती हैं।
इंडियंस के लिए जो है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन ये तीनों ही फेल हो जाती हैं। फिर इस तरह के हालात चूँकि उस वक़्त मुसलमानों के जो है पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं वो सेल्फ एग्ज़ाइल कर लेते हैं। वो यहाँ से इंग्लैंड चले जाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इंडिया सब कुछ छोड़ के जो है वो वहाँ चले जाते हैं। और 1931 में, लेकिन यहाँ पे जो पीछे लीडर्स थे लियाकत अली ख़ान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और बाकी सारे जो लीडर्स थे, उनका ये ख़्याल था कि जिन्ना की लीडरशिप के बगैर जो है मुसलमानों को उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं दिलवाई जा सकती। इसलिए 1934 को तमाम लीडर्स की कोशिशों से जिन्ना जो है वो वापस आते हैं और मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है वो जिन्ना संभालते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि पूरे जोशो खरोश से एक मुसलमानों को उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सेपरेट होमलैंड दिलाने के लिए जो है वो कोशिशें स्टार्ट होती हैं। एक्ट ऑफ इंडिया पास होता है 1935 में जो है उसके बाद जो है लेकिन एक्ट ऑफ जो इंडिया 1935 में होता है, इसमें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का हक नहीं दिया जाता, सेपरेट इलेक्शंस का हक जो है वो नहीं दिया जाता। इस तरह हम देखते हैं कि 1937 में इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, और ये इलेक्शन जो है वो कांग्रेस जीत जाती है। मुस्लिम लीग के हारने की वजह ये होती है कि एक तो मुसलमानों का जो मुस्लिम लीग का जो असल मौक़िफ़ था वो था सेपरेट इलेक्शंस के, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शंस का हक दिया जाए। और दूसरा जो है मुस्लिम लीग का जो मेन डिमांड थी वो थी कि मुसलमानों को अलग वतन दे दिया जाए। तो तीसरी जो एक और वजह मुस्लिम लीग के हारने की बनी कि मुस्लिम लीग जो है उसके ऑफिसेज़ पूरे इंडिया में नहीं थे और उनका पैगाम पूरे इंडिया के मुसलमानों तक नहीं पहुंच सका। इसलिए मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की सीट्स पे भी, जो मुस्लिम सीट्स थी उन पे भी बुरी तरह हार गई। कांग्रेस रूल इन इलेक्शंस के बाद स्टार्ट होता है 1937 से 1939 तक, और ये जो कांग्रेस रूल 2 साल का होता है ये मुसलमानों के लिए एक नाइटमेयर की तौर पे आता है। वो जो है कांग्रेसी जो वजारतें हैं वो मुसलमानों के ऊपर बहुत हार्श किस्म का रवैया रखती हैं और बहुत से बैन, फॉर एग्जांपल अजान पे बैन लगा दिया जाता है, गाय को ज़िबा करने पे बैन लगा दिया जाता है, मस्जिदों पे बैन लगा दिया जाता है, कुरानिक एजुकेशन पे बैन लगा दिया जाता है, मुसलमानों के अदारे बंद कर दिए जाते हैं, मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर उनको ज़बरदस्ती हिंदू तालीम दी जाती है, बच्चियों के पर्दा पे बैन लगा दिया जाता है। इस तरह से वो एक बड़ा नाइटमेयर टाइप दौर मुसलमानों के लिए होता है। तो 1939 में जो है ये कांग्रेसी रूल उस वक़्त ख़त्म हो जाता है जब ब्रिटिशर्स जो हैं ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से जो कांग्रेस है, कांग्रेसी वजारतें हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो जो है रिज़ाइन कर देते हैं। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग जो है वो हमें पता है 23 मार्च को लाहौर इकबाल पार्क के अंदर जहाँ पे इस वक्त मीनार पाकिस्तान है वहाँ पे पास करती है, और वहाँ पे जो है उनका मकसद ये था कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल किया जाएगा। और इस रेजोल्यूशन को हम देखते हैं कि बड़े नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं हिंदुओं और मुसलमानों की जानिब से, और इसको कायद का पाकिस्तान कहा जाता है, जो कि मुस्लिम लीग ने इसका नाम लाहौर रेजोल्यूशन रखा था, लेकिन मजाक उड़ाने के लिए, तंज करने के लिए जो है इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है, और जिन्ना इसको एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो है पाकिस्तान के लिए कोशिशें तेज़ कर दी जाती हैं, और 7 ईयर्स के अंदर ही जो है पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों को एक अलग सेपरेट होमलैंड मिल जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो भेजा जाता है यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिशर्स की जानिब से, और 1942 में आने वाला जो क्रिप्स मिशन है उसकी कुछ तवज्जोज़ ऐसी थी कि इंडिया को जो है वो डोमिनेंट बना दिया जाएगा, यानी कि इंडिया जो है वो एक यूनियन के तौर पे काम करेगा, जिसके जो तमाम अफेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव अफेयर्स जो है वो इंडियंस के पास रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो हुकूमत है वो ब्रिटिशर्स की होगी। यहाँ जो वो कहते हैं कि इंडिया को जो सूबे हैं उनकी यूनियंस बना दी जाएंगी, और कोई भी यूनियन जो है वो 10 साल बाद कोई भी सूबा जो है वो यूनियन से अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हिंदुओं ने इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों को जो है वो एक इशारा मिल रहा था कि वो 10 साल बाद जो है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्लियर कट वर्ड्स में मुसलमानों को नहीं कहा गया कि उनको सेपरेट होमलैंड दिया जाएगा।
जिन्ना गांधी टॉक्स होती हैं 1944 में, एक ताकि दोनों पार्टीज़ जो है वो एक मुकाम पे किसी एक नुक्ते पे जो है वो आपस में इत्तेहाद कर सकें। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि ये टॉक्स भी जो हैं वो फ़ेल हो जाती हैं, चूँकि कायद-ए-आज़म का एक ही मौक़िफ़ था कि मुसलमानों को जो है वो सेपरेट होमलैंड मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ गांधी का ये कहना था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल देना चाहिए और यहाँ की जो फिर ज़ाहिर है ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ की हुकूमत डायरेक्ट हिंदुओं के कब्ज़े में चली जाएगी, क्योंकि वही मेजॉरिटी में थे। फिर हम देखते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में, और शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाती है। विंटर इलेक्शंस फिर शिमला कॉन्फ्रेंस जो है इसमें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शंस का हक दे दिया जाता है, और 1954 में 45 में विंटर 1945 और दिसंबर टू जनवरी 1945, जनवरी 1946 के अंदर इलेक्शंस होते हैं। इंडिया में जनरल इलेक्शंस होते हैं और यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है वो 100% कामयाबी हासिल करती है। इसका मतलब था कि हिंदुओं जो इंडिया के मुसलमान थे उन्होंने अपनी किस्मत का फ़ैसला जो है वो मुस्लिम लीग के हक़ में दे दिया था कि पाकिस्तान जो है वो बनेगा, यानी मुसलमानों को सेपरेट होमलैंड चाहिए। तो जब ये इलेक्शंस होते हैं मुसलमानों को एक जो है वो मिलता है, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है मुसलमानों को मिल जाता है। तो अब चूँकि पाकिस्तान बनने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। हम ये देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और वो भी फेल ऑलमोस्ट हो जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसमें ये एक्चुअली कहा गया कि इंडियन जो है ब्रिटिशर जो है वो इंडिया को 1948 तक जो है वो खाली कर देंगे। लेकिन 3 जून 1947 को एक और प्लान ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, और इसको हम इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी कहते हैं। जब ये कहा गया कि 15 या 16 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे और इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा, और इंडिया को 2 जो है वो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। और फिर ये कहा जाता है कि इंडिया की तकसीम के लिए, बाउंड्रीज़ के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाउंड्रीज़ के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। तो इसी एक्ट के रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि डे ऑफ इंडिपेंडेंस आता है, जब 14 अगस्त 1947 को फाइनली मुसलमानों को जो है अपना सेपरेट होमलैंड मिल जाता है। और इसमें चूँकि जिन्ना की अनथक कोशिशें और अनथक मेहनत शामिल थी, तो ही इज़ कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। और उनको जो न्यू रियासत बनती है पाकिस्तान के नाम से, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसके पहले गवर्नर, और लियाकत अली खां उसके पहले वज़ीर आज़म होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री टिल फ्रॉम 1858 टू टिल 1947। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे चलेंगे 1947 से, कि पाकिस्तान जब बनता है तो उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री आगे कैसे चलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।